नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे मिशन आदिवासी की। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण 14 से 27% बढ़ाने के बाद अब शिवराज सरकार का फोकस आदिवासियों पर है। इस वर्ग के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। जनजातीय भाषा और बोलियों को प्राइमरी के सिलेबस में शामिल करने की तैयारी है। यही नहीं, आदिवासी बाहुल्य जिलों में 6वीं से कौशल विकास और रोजगार से जुड़े विषय भी पाठ्यक्रम में जोड़े जा रहे हैं। आदिवासियों को सूदखोरों के चंगल से निकालने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त अधिनियम 2020 लागू कर चुकी है, लेकिन अब इसका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किए जाने के लिए सरकारी अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वनों के प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभा को देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बता दें कि आदिवासी बहुल इस इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात करें पूरे आदिवासी क्षेत्र की, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके पर 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 में भी पार्टी को 25 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत हार तय करते हैं, वहां अगर देखा जाए कि जहां पर आदिवासी वोटों से जीत हार तय होती है, ऐसी करीब 30 सीटें हैं और वहां सिर्फ बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली है। 2013 की अगर बात की जाए तो 18 सीट कम है। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी में के पाले में लाने की कवायद में जुट गई है और इसको लेकर अब मिशन आदिवासी अगर कहा जाए तो दोनों पार्टियों का मिशन आदिवासी शुरू हो गया। एक तरफ कमलनाथ की जो है आदिवासी अधिकार यात्रा हो, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अब आदिवासियों के लिए सरकारी खजाना या कहें कि सरकारी पिटारा खोल दिया है। इसी में अगर देखा जाए तो 18 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला है जबलपुर में, इसमें गोंड राजा रघुनाथ साय और शंकर साय की शहीदी दिवस पर चूंकि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, वहां पर जो सूत्र बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कई घोषणाएं कर सकते हैं। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे कि मिशन आदिवासी पर दोनों पार्टियां जिस तरीके से निकली हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, गोविंद मालू वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और योगेश गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ दोनों जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, अब मिशन आदिवासी, कमलनाथ एक तरफ कहा जाए तो आदिवासी जो जिले हैं, करीब आधा दर्जन आदिवासी जिले हैं जहां पे कांग्रेस एक बड़ा आयोजन भी करने जा रही है, और अगर उसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस की जो यात्रा शुरू है जिसमें खुद अगुवाई कर रहे हैं, कमलनाथ अगुवाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जाए कि आदिवासी वोट तो आपका परंपरागत वोट माना जाता था, तो क्या जैस के डर के चलते अब ये जो यात्रा है, ये जो कवायद है जो कांग्रेस को शुरू करनी पड़ी है? नहीं नरेंद्र जी, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के अल्प कार्यकाल में आदिवासियों के हितों के लिए काफी काम किया है और आदिवासी समुदाय कमलनाथ जी के इस कार्य से उत्साहित भी है और उन्होंने पिछले 15 वर्ष शिवराज जी का कार्यकाल भी देखा है किस प्रकार मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने आदिवासियों के अत्याचार के मामले में नंबर 1 बनाया था, अपराधों के मामले में नंबर 1 बनाया था, कुपोषण के मामले में नंबर 1 बनाया था, महिला बलात्कार के मामले में नंबर 1 बनाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 बनाया था। कहने का तात्पर्य यह है नरेंद्र जी कि शिवराज जी के पुराने कार्यकाल की पुनरावृत्ति पुनः देखने को स्पष्ट नजर आ रही है। कुछ घटनाओं के हवाले से मैं अपनी बात को प्रमाणित करना चाहूंगा कि जो नेमावार ने आदिवासी बच्ची महिला के साथ बलात्कार के बाद उसको और उसके परिजनों को जिंदा गाड़ दिया गया, वो एक घटना थी। उसके बाद नीमच में जिस प्रकार आदिवासी युवक को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, यह भी एक दूसरी घटना थी। तीसरी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, खरगोन में हाल ही में घटी है। एक आदिवासी युवक की पुलिस कस्टडी में पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने एक जांच कमेटी बनाई है। विजय लक्ष्मी साधो जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय दल वहां खरगोन जाकर जांच करेगा कि क्या उसके प्रमाण हैं। और बालाघाट में आज की ही एक घटना है, छात्रा नेहा उइके के साथ
जिस प्रकार उसकी निशंसता, लेकिन योगेश जी अब तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। अगर कहा जाए तो जो आदिवासी गौरव दिवस है 66 दिन मनाया जाएगा। ये घटनाएं तो चलिए उनको छोड़ के अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। 66 दिन मनाया जाएगा। बैकलॉग पद भरने की कवायद भी तेज हो गई है। तो क्या इससे खुशी नहीं हुई कि चलिए एक वर्ग है आदिवासी, उसको अगर वोटर के हिसाब से ना देखा जाए तो इस हिसाब से देख सकते हैं चलो सरकार ने अब उसके बारे में सोचना तो शुरू कर दिया। देखिए, आदिवासियों की हितों के साथ शिवराज सरकार ने अपने आखिरी कार्यकाल जो 2018 में था, 17-18 में, उसमें उन्होंने जमकर उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया है। चाहे आदिवासियों को चप्पल बांटने के नाम पर कैंसर परोसा गया था। चलिए योगेश जी आपके पास आता हूं। पहले गोविंद मालू जी भी जुड़ गए हैं। गोविंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। योगेश जी एक पहला कमेंट तो हो जाए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। गोविंद जी सबसे बड़ी बात, कमलनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो छिंदवाड़ा से आते हैं और वहां पर भी आदिवासी बाहुल इलाका है और वो सबसे बड़े हितैषी हैं आदिवासियों के। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को तो एक्टर बता दिया है और उन्हें उनका नाम तक बदलने की सलाह दे दी है। कांग्रेस अपना अंतरावलोकन तो करती नहीं है जी। कैसे हारे, 15 साल सत्ता से बाहर कैसे रहे, ये उनको समझ में नहीं आता है। केंद्र की सत्ता से बाहर हो गए, प्रदेश की सत्ता से अन्य प्रदेशों में बाहर हो गए। कुल मिलाकर पूरे देश भर में आदिवासी हो या अनुसूचित जाति हो या अल्पसंख्यक हो, सबके साथ जो छलावा कांग्रेस ने किया है उसके परिणाम है ये सब। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था, आप देखिए वो कह रहे हैं कि अब छिंदवाड़ा चाहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्यों बनी, ये आदिवासी उनके साथ क्यों गए, ये कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं। और ये बड़े वोट ले जाकर और इनको हराया उन्होंने। तो ये आदिवासी इनसे छिटके क्यों, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनके लिए जो काम करना चाहिए, संस्कृति और सभ्यता का रक्षण, कांग्रेस ने उनको उस धर्मांतरण की तरह में दे दिया, जहां की उनकी संस्कृति को समाप्त करके एक नई संस्कार में वो पलने बढ़ने लगे। उनका धर्मांतरण हो गया, जो उनका मूल, जो उनकी सभ्यता थी, उससे अलग करके उन्होंने किया। तो ये आज भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। लेकिन मालू जी एक चीज समझ में नहीं आती मालू जी, आदिवासी अधिकार यात्रा निकलनी जैसे ही शुरू हुई, चलिए अब तो वोटों की राजनीति शुरू हुई। ये कैसी राजनीति? देखिए, वो वोटों की राजनीति तो कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी तो समाज में और समाज जीवन में कैसे समरसता हो उसकी राजनीति करती है। न तो अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की राजनीति करती है, न अनुसूचित जाति की, न जनजाति की। हम किसी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। और हमने लगातार, देखिए, एकलव्य विद्यालय वो हमने क्यों उसके निर्माण क्यों किए? क्योंकि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था या शिक्षा की जो कमी थी, वो शिक्षा में उन्होंने भरोसे छोड़ दिया था। उसके लिए किया। आ रहा हूँ योगेश जी आपके पास, आ रहा हूँ योगेश जी, आ रहा हूँ योगेश जी। आदिवासी क्षेत्रों में, अरे बस एक सेकंड में आपके पास। उनको आदिवासी क्षेत्रों में उनकी वनोपज के लिए, उनकी लघु वनोपज के लिए 38 ऐसी वनोपज जिनका समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया। ठीक है गोविंद जी वो शिकायत कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि मुझे भी टाइम दे। चलिए योगेश जी आदिवासी वोट आपका परंपरागत वोट माना जाता था योगेश जी। जनजातियों के अधिकार के पट्टे भारतीय जनता पार्टी। योगेश जी आदिवासी वोट आपका परंपरागत वोट माना जाता था, लेकिन अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आपने एक व्यक्ति को टिकट ना देने के कारण एक पार्टी बन गई वहां पर और वो व्यक्ति जीता। अब आपको लगा कि भाई हमारा आदिवासी वोट बैंक छिटक रहा है, तो ये सब कवायद क्या उसी को लेकर तो नहीं है? नहीं नरेंद्र जी, मैं आपकी बात का खंडन इस प्रकार करना चाहूंगा कि 2018 की विधानसभा चुनाव का आपने हवाला दिया जी। उस 2018 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे जी,
वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र से 88 सीटें आती हैं। बिल्कुल तो उसमें से 59 सीटों को जन आशीर्वाद आदिवासियों ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। ठीक है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से आदिवासी वर्ग नाराज है तो या जयेश के छिटक बढ़ते गया है। कद से तो शायद आप परेशान हैं, क्योंकि जयेश तो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर एक हिसाब से देखा जाए कि दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हैं, उनके बयान जो होते हैं। आदिवासी की देखिए, चुनावी बेला में क्षेत्रीय और वर्ग विशेष समुदाय से कुछ पार्टियां उठती हैं, चुनाव लड़ती हैं, फिर शांत बैठ जाती है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका एक अपना जनाधार है। और मालू जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति भी करती, ये वोट की राजनीति भी करते हैं और ये नोटों की राजनीति भी करते हैं। आदिवासी समुदाय ने इनसे विमुख होकर इनसे जनादेश छीना था, मगर नोटों के माध्यम से इन्होंने पुनः जनादेश हथिया दिया। तो फिर छिंदवाड़ा से कोई बड़ा आदिवासी नेता क्यों नहीं निकल पाया? फिर छिंदवाड़ा से योगेश जी छिंदवाड़ा से बड़ा आदिवासी नेता क्यों नहीं निकल पाया कोई? देखिए, छिंदवाड़ा क्षेत्र से और वहाँ उस आदिवासी बहुल क्षेत्र से हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कांतिलाल भूरिया जी हैं, उनके बेटे विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कई सारे विजय लक्ष्मी साधो जी है, उमंग सिंघार जी है। कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, कितने नाम गिनाऊं? चलिए मालू जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। मालू जी बोलिए। बाहुल क्षेत्र से बहुत सारे लोग हमारे आदिवासी सीटें कितनी हैं? प्रदेश उभर कर आए हैं। आदिवासी वर्गों को सदा कांग्रेस पार्टी साथी है। विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया और ये एक परिवार हो गया, कलावती भूरिया। इसके अलावा शिवभानु, कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय एक परिवार हो गया। अरे भाई हमारी बात सुन लो, दीपक जोशी एक परिवार हो गया। कैलाश सारंग, विश्वास सारंग एक परिवार हो गया। तो नंदू चौहान और उनके बेटे एक परिवार हो गए। अरे भैया, तो परिवारवाद की और वंशवाद की राजनीति पे हम डिबेट कर चुके हैं कल। गांधी और नेहरू परिवार के गुलाम है सब लोग। अरे परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं नाम गिनाता हूँ आपको, राजमाता सिंधिया के बाद यशोधरा सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, अटल जी के भतीजे अरुण मिश्रा भी। काम करेगा तो आएगा। हमारे यहाँ काम करने वाले की कीमत होती है, वही परिवार के। कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग, सुंदरलाल पटवा के भतीजे, सुंदरलाल पटवा के भतीजे आदिवासी खुशी होंगे। कितने नाम सुनेंगे आप, माफी मांगिए, उनसे पश्चाताप करिए। इस तरह से परिवारवाद के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, मूल पदाधिकारी है, वो बहुत दुखी है। कभी आपके राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायत करिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को लेकर चलिए सार्थक चर्चा करें योगेश जी। योगेश जी, सार्थक चर्चा होगी तो डिबेट का कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो करना चाह रहे हैं, मुझे देते 2 मिनट और उनको देते। देखिए आप कब से बोल रहे हैं योगेश जी, अब ये आरोप तो मत लगाइएगा। देखिए, आप जब मैं अपनी बात रखने जाता हूँ आप काट देते हैं। अगर बात आपसे नहीं काटी आपकी बात, मैं जब से चुप हूं ना, कम से कम 4 मिनट से चुप हूं मैं। तो भाई हमारी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात कहना। जी कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा था आदरणीय मालू जी। जी बोलिए मालू जी। सुनिए, शिवभानु सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए, यमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए, ये आपने जो रूमिनेट किया है वो पूरा आदिवासी समुदाय जानता है। और दिलीप सिंह भूरिया आपकी पार्टी में थे, अंततः वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए? क्योंकि उनके साथ आपने अन्याय किया। केवल कांतिलाल भूरिया और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपके यहाँ तो जब आदिवासी की बात आती है तब उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। जब आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बात आती है, आप बजट बढ़ा रखते हैं, लेकिन वहां पर बजट देकर आदिवासी हितों की रक्षा नहीं करते हैं। वो बजट आप भ्रष्टाचार की चरागाह में दे देते हैं। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन का क्या हुआ झाबुआ में, ये किसी से छुपा नहीं है। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, ये 90 के और 80 के दशक में इतना पैसा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने दिया, और वो वहां पर इन्होंने ऐसे अधिकारी भेजे जिनसे वसूली करते थे, इनके नेता वसूली करते थे। आदिवासी तक 1 रुपया नहीं पहुंचता था। आदिवासी को लेकिन मालू जी इन्होंने रखा, जिसके कारण वो धर्मांतरण की ओर अग्रसर हुए। और जब
ये इटली की जो आई है महारानी इनके यहाँ। लेकिन मालू जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी डर है, क्योंकि जैसे आप देखें बिंद और महाकौशल में जैसे जैसे जैस अपना विस्तार कर रही है, जैस वहां तक पहुंची है, जैस वहां के आदिवासियों को प्रभावित कर रही है, तो ये आपका भी डर तो नहीं है कि आपने पिटारा खोल दिया? दूसरा 18 सितंबर को भी कई घोषणाएं होने वाली हैं। देखिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए लगातार हमने काम किया, हमने जमीन पर भी काम किया। आपको मालूम है पिछले चुनाव की बात हम छोड़ दें तो हमने लगातार आदिवासी क्षेत्रों में जन समर्थन पाया है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटों से आदिवासी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी। मालू जी 40,000 आदिवासी बच्चों ने कोरोना काल में स्कूल छोड़ा है, जो आज तक स्कूल नहीं पहुंचे। उस पर आपकी सरकार की भी किरकिरी हुई है, इस बात को भी मत भूलिए। अगर जमीनी स्तर पे काम की बात की जाए तो केवल आदिवासी या अनुसूचित जाति जनजाति या अल्पसंख्यक की बात नहीं, सभी के स्कूल छूटे हैं, सभी ऑनलाइन स्कूल छोड़े हैं, मतलब स्कूल आज तक नहीं पहुंचे हैं वो। देखिए, वो स्कूल तो अभी चालू ही नहीं हुए, अब चालू हो रहे हैं, अब कहाँ छूटे? वो चालू कर दिए आपने, उसके बाद भी नहीं पहुंचे। मालू जी मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। शिवराज ने लैपटॉप दिए, साइकिल दी, इन्होंने तो साइकिल भी बंद कर दी, लैपटॉप। हाँ चलिए योगेश जी बोलिए आप। मालू जी योगेश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। योगेश जी बोलिए। 51,000 की बात की, 1 रुपया नहीं गया, बोलिए योगेश जी। भत्ता नहीं दिया। योगेश जी बोलिए आप। देखिए नरेंद्र जी, मालू जी ने हमारे नेताओं के नामों का उल्लेख किया, शिव भानु सिंह सोलंकी जी से लेकर और तमाम नेताओं का। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबू जगजीवन राम जी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इंदिरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, शिव भानु सिंह सोलंकी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं जानना यह चाहूंगा मालू जी से कि भारतीय जनता पार्टी ने किस आदिवासी को बीच में बोल रहे हैं चलिए आप अपनी बात पूरी करिए। सार्थक नहीं हो रही, अब डिबेट सार्थक नहीं हो रही है। मैंने इनको सुना पूरा। जनजाति की बात करें, मालू जी देखिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने कितने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, कितने प्रधानमंत्री अभी तक बनाए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा। एक बात। दूसरी बात, आपने राजा महाराजाओं का जिक्र किया। एक महाराजा भी अभी आपकी पार्टी में गए पिछले साल, और उन्होंने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है इंदौर में, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है। तो ये परिवारवादी है और वंशवादी है जो भारतीय जनता पार्टी में फूल और पनप रहा है। और आपके तो पहले तो वो आपके बड़े चहेते थे जब आपकी पार्टी में थे, आपके भी तो बड़े चहेते थे आपकी पार्टी में थे। तो योगेश जी आप क्यों नहीं संभाल पाए? आप क्यों नहीं उनको इज्जत दे पाए? क्यों नहीं संभाल पाए? 35 करोड़ में विधायक खरीद लिए गए। राजा महाराजा अगर अपने ईमान बेच दे, अगर अपना ईमान बेच दे तो क्या किया जा सकता है? राजा महाराजा बिक जाए, अपना ईमान बेच दे, आज भारतीय जनता पार्टी में उसको क्या स्थान हासिल और हमारे यहाँ क्या स्थान था, ये भी वो याद करेंगे और हमेशा चिंतन मनन करते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या दिया और उनको छोड़ने के बाद एक सीट नहीं दी योगेश जी, एक सीट नहीं दी थी, इसलिए आए हैं वो। एक सीट नहीं दे रहे थे। नहीं, उन्होंने बोला था, इसलिए नहीं, उन्होंने बोला जाइए हमारे यहाँ से। सुनो नरेंद्र जी, राज्यसभा से तो हम भी भेज रहे थे उनको, और वो जाते, उनको केंद्र में मंत्री बनना था, केंद्र में मंत्री बनने का जो। चलिए ये इतर हो गया, ये डिबेट से इतर हो गया। लेकिन योगेश जी ये इतर हो गया योगेश जी। मालू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। योगेश जी आपको पर्याप्त टाइम दे दिया। जी आदिवासी की राजनीति जी आप बोलिए मालू जी, बोलिए आप। कांग्रेस की दिक्कत ये है जी, विषय जो चले विषय से भटकाओ, चप्पल पहनाए वन क्षेत्र से चलिए। अच्छा योगेश जी एक बात का जवाब दे दीजिए। योगेश जी एक बात का जवाब दे दीजिए। योगेश जी एक बात का जवाब दे दीजिए कि चलिए मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। योगेश जी उन्होंने कहा है कि स्वरोजगार योजना के कोर्स शुरू किए जाएंगे, स्कूलों में बच्चों को ऐसे कोर्स दिए जाएंगे जिनसे उनको रोजगार मिल सके, कोचिंग संस्थान वहां खोले जाएंगे कि बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें, कर्ज से मुक्ति के लिए उन्होंने एक कानून ला दिया, उसको अब एप्लीकेबल किया जाएगा। तो भाई इसका स्वागत करिए ना।
इसमें दिक्कत क्या है? चलिए किसी वर्ग के लिए कुछ हो रहा है। नजर भी रखिए। आपने मुझसे जवाब मांगा, धैर्य पूर्वक जवाब आने दीजिएगा, निवेदन है आपसे। जी जी बोलिए। देखिए शिवराज जी हमारे प्रदेश के यशस्वी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणा पूर्व कार्यकाल में कर चुके हैं। प्रदेशवासी और आदिवासी तो इंतजार कर लीजिए कुछ दिन इंतजार कर लीजिए इन घोषणाओं का। नारियल लेके चलते हैं और जहाँ रुकते हैं वही नारियल फोड़ देते हैं। चलिए ये कोई बात। धोखाधड़ी की राजनीति है। तो इस पे आपत्ति करिए ना। मतदाताओं को बरगलाते हैं और उनको जाल में फंसाते लेकिन हैं। योगेश जी आपत्ति इस पे करिए ना। ये क्या बात हुई कि वो अपना नाम बदल लें, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, ये क्या बात हुई? आपकी भी 15 महीने सरकार रही, आपने क्या कर दिया आदिवासियों के लिए वो गिनवाइए। आपने वीडियो जारी किया, उसका भी बता दे रहा हूं। वीडियो जारी किया वो भी सुन लीजिए योगेश जी वीडियो जारी हुआ उसके बारे में बता दूं। सामुदायिक भवन बना है, स्कूल बना है। आदिवासी वर्ग के लिए क्या किया मैं बताता हूँ आपको जी। कमलनाथ जी की सरकार ने आदिवासी वर्ग के हितों में वहाँ पर जो भू माफिया है उनको भगाया, उनको वन आदिवासी क्षेत्र में जहाँ जो थे उनको काबिज होने का अधिकार दिया संवैधानिक रूप से, जिसको पुनः शिवराज सरकार वन काटने के नाम पर विस्थापित करने जा रही है। और हमारा पूरा आदिवासी चलिए ठीक है मालू जी के पास आते हैं। योगेश जी हो गया योगेश जी समय की सीमा होती है। योगेश जी समय की सीमा होती है। चलिए मालू जी अगर मान लिया जाए कि बहुत काम कर रही है सरकार, मालू जी एक सवाल मेरा, अगर मान लिया जाए चलिए बहुत काम कर रही है सरकार आदिवासी हितों के लिए, तो फिर क्या जरूरत पड़ी आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने की? और चलिए निकाल भी रहे हैं तो आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। अभी जैसा नरेंद्र जी आपने बताया कि शिवराज जी ने इतनी घोषणा की, ये कह रहे थे घोषणा की, मैं इनसे आग्रह करता हूँ विपक्ष के नाते रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। जो घोषणाएं की गई हैं उनका स्वागत करिए और क्रियान्वयन पर नजर रखिए और वो उसका चिंतान्वेषण करके बताइए कि यहाँ क्रियान्वयन कमजोर है। बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात का स्वागत करूंगा, लूंगा उनको अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। आऊंगा मैं आपके पास, बात पूरी कर लेनी भाई मेरे सुन तो लो मेरे भाई जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 15 साल की जो हमारी सरकार की आदिवासी से संबंधित हम आपको भेज देंगे जितने भी हमने काम किए हैं, जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने कार्य किए हैं, जो हमने उसके उसकी पूर्णाहुति हुई उसके बारे में भी हमने हमारे जो संकल्प पत्र उसमें उसको दर्शाया है 2018 में भी, 2013 में भी। आप उसका परीक्षण करिए, वो नीचे तक पहुंचा कि नहीं, उन तक काम हुआ कि नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि धर्मांतरण रुका कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी डेमोग्राफी बदलने की जो बात, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं। उसके लिए जो आपने अभी छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से आप धर्मांतरण करवा रहे हैं, मेरा धर्मांतरण तो कांग्रेस की सरमाएदारी में आज भी चालू है, और सभ्यता को रौला जा रहा है, आदिवासी को ईसाई बनाया जा रहा है, ये मेरा खुला आरोप है। और इसीलिए ये इस तरीके से ईसाई मिशनरियों ने अफवाह में लेकर बैतूल में जो अपने बिल्कुल वो आपकी चलिए आ रहे हैं योगेश जी एक एक करके बात करिए। योगेश जी एक एक करके बात करिए, मुझे समझ नहीं देते आ रहा हूँ। चलिए बस आप चलिए अब आप बोलिए योगेश जी बोलिए, आप बोलिए चलिए बात करिए। हमने योजनाएं बताई। योगेश जी बोलिए आपकी शिकायत रहती है, आप बोलिए योगेश जी बोलिए, लेकिन मुद्दे पे बोलिएगा। डिबेट जिस विषय पे डिबेट है योगेश जी, जिस विषय पे डिबेट है उस विषय पे बात होगी, बोलिए आप। उसी विषय पे आ रहा हूं। जी और मालू जी की बातों का जवाब दूंगा जी। इन्होंने जो बातों का उल्लेख किया कि जो हमारी योजनाएं हैं आदिवासी वर्ग के हितों के लिए, उन पर आप निगाह रखिए और सवाल कीजिए सरकार से जी। तो साफ ये मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जवाब सवाल से तो बचती है, भागती है, विधानसभा का सत्र स्थगित कर देती है प्रश्नकाल से बचने के लिए। पिछले 5 सत्रों का उदाहरण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी जनहित से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष का धर्म निभाते हुए उठाना चाहती है तो ये अल्पकालीन विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, उसमें मनमाफिक विधेयक पारित करते हैं और प्रश्नकाल को हमेशा स्थगन देते हैं। ये इनकी कथनी और करनी है। तो मालू जी बताइए, हम तो रोड पे सड़क के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, आदि जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से, और ये जो आदिवासी वर्ग को जो उपेक्षित महसूस हो रहा है इसको जगाने के माध्यम से ही अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में, क्योंकि शिवराज सरकार तो सुनने से रही।
आवाज आई आपको मेरी? ठीक है मालू जी, म्यूट कर दिया था। मालू जी उनका कहना है, उनका साफ कहना है कि भाई आप लोग जो घोषणाएं करते हैं, हम लोग तो अपनी आवाज भी उठाते हैं, आप तक वो आवाज भी नहीं पहुंचती। कांग्रेस पहले तो ये पश्चाताप यात्रा निकाले आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि 60 साल में जिस तरह उन्होंने शोषण किया है आदिवासियों का, और अरे ऐसे शोषण आप लोग कर नेता रहे हो साहब। आदिवासी क्षेत्रों में उनका नेता खून नहीं, पी रहे हैं आप लोग, उनकी उन्होंने हत्याएं कर ऐसे रहे हैं, असामाजिक उनको तत्व मारा पैदा जा किए रहा है आपकी हैं सरकार में। आदिवासी के नाम पर। अपराधों के अरे भाई मामले में मेरी बात पूरी हो जाने दो। शिवराज जी अब ने देखिए योगेश जी, उनने आपकी आदिवासी पूरी क्षेत्रों में बात आपके आराम से सुनी, भ्रष्टाचार का। कुछ भी नहीं बोले, आपके अब उनको बोलने भ्रष्टाचार के दीजिए। वोट किसके आदिवासी क्षेत्रों में? रेस्ता पटेल कौन था, इनसे पूछो। ये जो हालिया में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, जो 5 की बड़ी घटनाएं आदिवासी वर्ग से संबंधित हुई है, इन पर क्या जवाब है आपका? अलग न्यायालय चलाता था, देखिए आप पैरेलल न्यायालय चलाता था। नेमाबाद की घटना, नीमच की घटना, खरगोन की घटना, तीर से मारा, और अभी आज जो बालाघाट में छात्रा की जो घटना हुई है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का क्या एक्शन है? पैदा किए। क्या इस प्रकार आप आदिवासी वर्ग को रक्षा करेंगे? करते थे ये लोग, ये मालूम नहीं क्या झाबुआ में लोग जाने से चलिए डरते चलिए, थे। समय की कमी है, एक जल्दी से गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी एक जल्दी से एक आपका कमेंट। गोविंद मालू जी समय की कमी है, समय की कमी है, दोनों मेहमानों से कहूंगा समय की कमी है। गोविंद मालू जी जल्दी से एक कमेंट, आपका आखिरी कमेंट। जी जी गोविंद मालू जी एक जल्दी से आखिरी कमेंट, समय की सीमा है। गोविंद जी, योगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। योगेश जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, प्लीज आप रुक जाइए। आर्थिक उन्नयन के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको पट्टे देने का अधिकार 60 साल में नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। ये दे देते तो हम क्यों करते पट्टे देने का? चलिए योगेश जी, मालू जी आखिरी कमेंट। आदिवासी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज सरकार उनकी जमीन से विस्थापित कर रही है, उनको पट्टे नहीं दे रही है, उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। चलिए मुझे लगता है ये पूरी डिबेट जो है अलग मुद्दे पर चली गई है, ये पूरी डिबेट अलग मुद्दे पर चली गई है। योगेश जी समय की सीमा है, योगेश जी समय की सीमा है, ये डिबेट अलग ही मुद्दे पर चली गई है पूरे। हमने वो काम के, इसलिए हमने आदिवासी का चलिए मुझे लगता है आप दोनों मेहमान हमसे जुड़े, बहुत योगेश जी बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, मालू जी बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। लेकिन अब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023 की जो तैयारी है, विधानसभा चुनाव की तैयारी है, दोनों पार्टियों ने अपनी तेजी से शुरू कर दी, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को भुनाने की कोशिश एक तरफ कांग्रेस कर रही है, वहीं सरकार ने भी अब आदिवासियों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। अब मिशन आदिवासी की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने में जुट गई हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।